चलिए, गुड मॉर्निंग। थोड़ा समय का ध्यान रखिए साहब। अगर ये आपकी प्रॉब्लम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कल की क्लास रिवाइज करता हूं, आराम से सुनिए। हमने शुरुआत करी है आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने स्टार्ट किया था कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का संघ। उत्तरी अमेरिका से ये शब्द लिया गया। सुनते रहिए, बोर्ड को याद करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको याद आती जाएगी चीजें। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और संस्थापक होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सरकारी सेवानिवृत्त होते हैं। उनके द्वारा एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया जाता है जिसे कहते हैं जनता के मित्र। 5 मिनट में स्पीड में बोलूंगा पूरी क्लास, तो केवल सुनना है। अब इधर वायसराय होता है डफरिन। डफरिन को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो भारतीयों के गुस्से को सह सके, इसलिए हमने दो नाम देखे थे, एक सेफ्टी-वॉल का सिद्धांत और एक तड़ित चालक का सिद्धांत। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बंबई में होता है, जिसमें 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा बंबई प्रेसिडेंसी से आते हैं। दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा इलाहाबाद, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज जूले। और चौथे में सदस्यों की संख्या थी 1 2 4 8। बहुत बढ़िया। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 4 प्रस्ताव, स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन, शिक्षा। 7 सूरत। सुनिए, हमेशा ध्यान रखना, सुनना ज्यादा है और हमेशा ध्यान रखना कि बोलने से पहले 2 बार सोचना है कि आपके बोलने से सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी दिमाग में रखना है। तो इसलिए कुछ भी नहीं बोलना, सुनना है। बोला आप क्यों इतना बोलते हैं, हम तो बोलने के पैसे लेते हैं, तो इसलिए मुझे बोलने दो, आप सुनो। 1907 सूरत में लड़मरे इन द सेंस कि हमने देखा कि गरम दल के नेता चाहते थे कि लाला जी को अध्यक्ष बनाया जाए और नरम दल के लोग चाहते थे कि साहब रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। लास्ट में वही बनते। इसके बाद हमने देखा 1917, 1925 और 1933 कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता, जिसमें सबसे पहले एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू, फिर नल्ली सेन। फिर इसके बाद हमने देखा था 1924 कर्नाटक, बेलगांव। गांधी जी अपने पूरे जीवन में केवल एक बार अध्यक्ष बनते। अब हमने शुरुआत की कल कर्जन के काल से। कर्जन के काल इन द सेंस बंगाल। तो बंगाल विभाजन की हमने बात की, तो बंगाल विभाजन में हमने 3 डेट रखी थी आपके सामने। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। एक डेट जो सबसे पहली है वो है घोषणा। दूसरी डेट जो है वो है कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग, जिसमें कृष्ण कुमार और सुरेंद्र नाथ जैसे लोग होते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, यानी बहिष्कार करेंगे, यानी स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाएगी। ये स्वदेशी आंदोलन है जो केवल कलकत्ता में नहीं, यानी बंगाल में नहीं, बंगाल के बाहर भी फैला। जैसे आपने कल लिखा था, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में लाला लाजपत राय, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, और दक्षिण भारत यानी मद्रास में हमने 3 नाम लिखे थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारुलू और चिदम्बरम पिल्लई। देखो, गाड़ी जहां अटकी है वहीं आपको ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चला वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ इस स्वदेशी आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। ये आंखें है ना, आंखें जब झुकती है ना तो हया बनती है और जब उठती है तो दुआ बनती है। तो इधर देखा करो आप, बस खाने पीने पे ही ध्यान रहता है 24 घंटे, कौन क्या खा रहा है। मैं फालतू बड़बड़ा रहा हूं। ग्रीन क्या है, अब ये तो मैं भी सोच रहा हूं, तो गड़बड़ ना हो जाए।
पता चला कि भारत का इतिहास पढ़ाते पढ़ाते राजस्थान का इतिहास पढ़ाने लग गए। अब वो पीने के बाद पता चलेगा कि ग्रीन क्या है। आपको जरूर स्वाद बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाते जाते कैसा फील होगा। इधर देखो, कल से मैं कहूंगा बोतल को पैक करके लाया करो कि अंदर क्या है दिखे नहीं। सेम ऐसा ही होता था। नाम तो कोचिंग का नहीं लूंगा, मैं लेता ही नहीं। गोपालपुरा मोड़ पर एक कोचिंग है, तो वहां पर भी ऐसा ही आता था। तो वहां रेड कलर का आता था। बस 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 नहीं, दूसरा अनार। तो लोगों के मन में कुछ और होगा कि पता ही नहीं। हाँ, देखा, कचरे के अलावा प्रभु ने दिया ही नहीं है प्रभु। ठीक। तो बंगाल विभाजन के बाद हमने देखा कि भारत में फैला, लेकिन हमने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उच्च वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम नेताओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है साहब। 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और वकार उल मुश्ताक हुसैन के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। 1907 सूरत अधिवेशन हुआ। आज मैं आपको असहयोग आंदोलन की कहानी सुनाऊंगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ेंगे। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 7 की हमने बात कर ही ली थी। अब आगे देखिए, एक अरुंडेल कमेटी की भी मैंने चर्चा की थी। बात है, हेडिंग रहेगा हमारा दिल्ली दरबार। आधुनिक भारत के इतिहास में हम दिल्ली दरबार की बात करें। भारत में लगभग 4 बार दरबार का आयोजन किया गया, अलग अलग लोगों के काल में। जैसे करजन के काल में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिसंबर 1911 की। तो दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, और इनकी रानी मैरी, ये दोनों इंडिया आते हैं। तो इनके सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसे ही कहते हैं दिल्ली दरबार। अब इस दिल्ली दरबार में लगभग सभी भारत के देशी रियासत के राजाओं को उपस्थित होना है। इधर दिल्ली दरबार में इन राजा के द्वारा 2 घोषणा की जाती है। नंबर 1, बंगाल विभाजन रद्द। याद रखिएगा, नंबर 1, बंगाल विभाजन रद्द। तो बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905। कैंसिल कब है? 1911। और नंबर 2, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। अब 1912 में वायसराय हॉर्डिंग, याद रखिए हॉर्डिंग सेकंड है ये। मैं लॉर्ड शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि मेरे सर भी नहीं करते थे। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। जैसे आप बोलते हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो मैं लॉर्ड शब्द बोलने से थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपने स्तर पर, क्योंकि ये मेरा मानना है, तो मैं सम्मान तो करता हूं, लेकिन भगवान का दर्जा नहीं दे पा रहा हूं। तो हॉर्डिंग सेकंड इस समय वायसराय थे। हॉर्डिंग सेकंड जब राजधानी ट्रांसफर कर रहे थे 1912 में, तो इनके ऊपर बम फेंका गया। और ये बम फेंकने की योजना जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। याद रहेगा, वहां घोष था, यहां क्या है? बोस। कहां घोष था? 1907। 7 में घोष था और यहां बोस। इस बम फेंकने की योजना के तहत जब दिल्ली के चांदनी चौक में ये गुजर रहा था वायसराय, तो यहाँ छत पे, जैसे हमारे छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ है, आप देखिए यात्रा निकलती तो ऊपर छत पे भी लोग बाग बैठते हैं, ऐसे ही दिल्ली के चांदनी चौक में जब गुजर रहा था तब इस पर बम फेंका गया। तो कुछ फीमेल्स भी वहां बैठी हुई थी। तो जैसे ही व्यक्ति ने बम फेंका तो एक महिला का हाथ यहाँ टच हो गया। तो जो बम है वो इस पर ना जाकर इनके बॉडीगार्ड, जिनका नाम सुनने को मिलता है महावीर जी, उन पर
और ये बच गया। तो इस घटना को कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, याद रखिए। इस घटना को क्या कहेंगे? दिल्ली षड्यंत्र केस। और इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और ये 4 लोग हैं ए बी बी, ए बी बी। ए फॉर अवध बिहारी, ए फॉर अमीर चंद, बी फॉर बाल मुकुंद और बी फॉर बसंत कुमार। वापस बोलूं या समझ में आ गया? क्लियर? मैंने कहा होर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई जिसमें बच गया। इस घटना को क्या कहा? दिल्ली षड्यंत्र केस। और दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? 4 लोगों को, ए बी बी, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। ठीक है। अब ये जो राजा और रानी आए थे, तो इनके सम्मान में हमने बॉम्बे में एक दरवाजा बनवाया, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, जब आप लिखेंगे तब मैं उसको लाऊंगा, गेटवे ऑफ इंडिया। और इस गेटवे ऑफ इंडिया के कंप्लीट होने के बाद जब अंग्रेज भारत से गए, तो हमने अंग्रेजों को यहीं से विदाई दी थी कि बोले नमस्कार, आप यहां से जाइए। और उसी गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है अपोलो, अपोलो, अपोलो बंदरगाह। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893, 1893 गए। तो 1 साल के लिए थे, रह गए 22 साल। हालांकि 1901 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसमें वापस आए थे, लेकिन फिर चले गए। तो जब गांधी जी वापस लौटे 1915 में, तो बॉम्बे के अपोलो बंदरगाह पर ही लौटे थे। और गेटवे ऑफ इंडिया मैं भी आपको दिखाऊंगा, दोनों का नाम लिखा हुआ मिलेगा, फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम दिल्ली दरबार को रिटर्न कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लिखेगा। दिसंबर 1911 में दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा की, इनके द्वारा 2 घोषणाएं की गई। इनके द्वारा 2 घोषणाएं की गई। नंबर एक, बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। नंबर 2, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। देखो दरबार 1877, 1877
1903 करजन के काल में जब केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे थे चेतावनी री चुंगटिया, तब मेवाड़ के शासक वहां नहीं गए। ये 1911 द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 विद किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी सीटेड अपॉन डाइस। ये कुछ इस तरह का होता, मतलब हमारे देश में इंग्लैंड के राजा आ रहे हैं और हमारे पैसे पर सारा तामझाम ये हो रहा है। तो कुछ यादें थी तो दिल्ली दरबार की। इस तरह से राजा कौन था इसमें बताऊं? जो RRR में जो देखते ना आप, ओ राजा सॉरी वाइसराय, तो RRR में जो वाइसराय देखते ना आप, वो सेम वैसे की वैसी फोटो है उसी की। तो दिल्ली दरबार लगा है, आगे लिखिएगा। 1912 में वाइसराय हॉर्डिंग सेकंड 1912 में वाइसराय हॉर्डिंग सेकंड ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। दिल्ली स्थानांतरित की वाइसराय पर बम फेंकने की योजना, वाइसराय पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई, जिसमें हॉर्डिंग सेकंड बच गया। यह घटना दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। इस केस के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। नंबर 1 अवध बिहारी, नंबर 2 अमीर चंद, नंबर 3 बाल मुकुंद और नंबर 4 बसंत कुमार। देखो यह है गेटवे ऑफ इंडिया और यहां नाम लिखा हुआ है जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। ठीक है, तो ये जो आए थे इंडिया, बना तो बाद में है, लेट बना, लेकिन इनके सम्मान में ये बनाया गया था, इसलिए यहां नाम लिखा हुआ है।
और जब मैंने कहा कि इंग्लैंड अंग्रेजों को हमने यहाँ से विदाई दी, तो यहीं से ही हमने थोड़ा सा पुश किया और वो सीधे पहुंच गए। तो कहाँ पर है? बॉम्बे में। बॉम्बे को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, बॉम्बे का नाम बॉम्बे नहीं है, मुंबई है। मुंबई इन द सेंस मुंबा प्लस आई। महाराष्ट्र में माँ को आई कहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा ना, भिड़े परिवार एक में सेक्रेटरी, तो उसमें वो आई आई कहते हैं, तो आई मतलब मम्मी, माता। हमारे यहाँ जीजी भी कहते हैं कई जगह राजस्थान में। फिर हमारे यहाँ तो मॉम कहने लग गए आजकल, मॉम। मॉम मतलब मम्मी। फिर डैड, डैड मतलब डैड। हमारे यहाँ मॉम डैड का सिस्टम था ही नहीं, हमारे तो शुद्ध माँ। फीलिंग भी आती है कि हाँ साहब बोल रहे हैं, अपने यहाँ ये नहीं चलता। तो मुंबा प्लस आई बराबर मुंबई, और फिर इसको कर दिया बॉम्बे। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात। तो हमने ये बात करी, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, होम रूल। होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट को देखा है आप लोगों ने? ये रही एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, आयरलैंड की रहने वाली थी। देखो लिखा हुआ है, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1970। देखने से ज्यादा, देखो पिक्चर देख के आते हैं ना हम, तो पिक्चर देख कर आते हो 3-4 दिन तक पिक्चर, और कई पिक्चरें तो आजीवन आपके शरीर के अंदर ही है। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, जिसमें लास्ट का सीन है, जिसमें पिता अपनी पुत्री को कहता है, जा जी ले अपनी जिंदगी। याद आ गया? हीरोइन का नाम भी याद आ गया होगा, क्या नाम था? सिमरन। काजोल। फालतू बात करते हो आप। अब आप लोग यंग हो, पुराने भी बैठे होंगे ना यहाँ, जैसे हम लोग पुराने हैं। अब नई पिक्चरें बन रही है तो उसमें इतनी फीलिंग नहीं आती। ठीक है, अब नई पिक्चर अगर शाहरुख खान की कोई मूवी देखे तो डोंकी देखी, आई भूल गया। फिर उसके बाद अभी एक आध आई भूल गया, अभी लास्ट मैदान देखी भूल गया। लेकिन पुरानी पिक्चरें बहुत सारी याद है। दिल तो पागल वो एक गाना चला था, तुरुरुरुरुरु, है ना, वो सारी शादियों में ही चलता था साहब, और सबसे ज्यादा लड़कियां ही डांस करती थी, सब अपने आप को। अच्छा, एक शाहरुख खान की मूवी आई थी गुरुकुल वाली, उसका गाना बोल दिया मैंने। उसमें अमिताभ बच्चन, कौन सी मूवी थी? मोहब्बतें। शाहरुख खान को इस बात का मलाल रहा कि ऐश्वर्या मेरी बहन, वो एक पिक्चर में बहन बनी और इसमें हीरोइन बनी। एक पिक्चर आई थी उसमें बहन बनी थी, इसमें हीरोइन बनी, वो भी भूतनी के रूप में। हाँ, सपने में ही तो चलता है सारा। फिर एक बार अमिताभ बच्चन साहब चले जाते हैं और पीछे से डांस पार्टी होती है, और उस डांस पार्टी में जो धमाल होता है वो आप लोग देखो, कितना याद है आपको। शाहरुख खान की ड्रेस भी याद होगी अलग से। पत्ते उड़ रहे हैं, और उसी से वो हिट हो गया था। तो आप इधर देखो, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए। होम रूल, होम यानी घर, रूल यानी शासन। अब यार उम्र हो गई, थोड़ा बहुत तो संभाल लो। आपकी उम्र का थोड़े ना हूं। अच्छा अच्छा, और वो आईपीएल अभी अभी गया है, क्या बात? वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया? कहाँ पे? चलो चलो, अभी पढ़ाने दो, बाद में करेंगे। तो होम रूल आंदोलन, यानी होम यानी घर, रूल यानी शासन।
तो होम रूल आंदोलन भारत में चलाने वाले दो लोग थे, एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दूसरी एनी बेसेंट। सिंपल सी बात, इनका जो केंद्र है वो रहेगा महाराष्ट्र और उसके आसपास पूना, और इनका जो एरिया है वो रहेगा अडयार, और ये अडयार पड़ता है मद्रास। अब बोले साहब कब चला और क्यों चला और किसने क्यों रोक दिया? तो देखो 1916, बोले 1916 में ही होम रूल आंदोलन क्यों चल रहा है? देखिएगा, अभी आपने देखा कि 1911 में वायसराय पर बम फेंका गया। अब वायसराय पर बम फेंका गया तो इसका मतलब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है। और कल मैंने बताया था कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कह रहे हैं आओ पढ़ो इंडिया हाउस में, और पहुंच गए वहां पर वीडी सावरकर और बम बनाना। तो बम बनाने का इंपैक्ट तो इंडिया में दिखाई पड़ना शुरू हो गया। अब अंग्रेजों को डर लगेगा हमसे, खासतौर से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट करने वालों से, क्रांतिकारियों से, और इसी वजह से एक कानून आएगा जिसे कहते हैं बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून, जिसे आप कहते हैं रॉलेट एक्ट, क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम। क्या है वो मैं अभी चर्चा करूंगा उस पर। तो ये इस समय क्यों चल रहा है 1916 में? तो देखिएगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, और ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध जो है ये चला था 1565 दिन, और इस प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले देश थे टोटल 36, याद रखना सब कुछ। और एक तरफ तो थे 32 और एक तरफ थे 4। काम आएगा आगे जब मैं आपको खिलाफत मूवमेंट समझाऊंगा। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला है साहब। कितने दिन चला? 1565 दिन। कितने देशों ने हिस्सा लिया? इधर इधर सब इधर देखो, जब बोर्ड पर समझाऊं तो इधर देखा करो आप। 36 देशों ने हिस्सा लिया, 32 और 4। अब इन 36 देशों में अगर हम बात करें तो पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये दोनों पहले एक ही थे, और तीसरा टर्की, और चौथा बुल्गारिया। अगर आप वर्ल्ड का मैप उठाकर देखेंगे तो ये यूरोप के मध्य में स्थित है चारों। सबसे पहले दिखेगा जर्मनी, फिर दिखेगा ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, फिर टर्की, एंड लास्ट में बुल्गारिया। टर्की जो था ये खलीफा का देश था, इसलिए हमारे यहाँ एक मूवमेंट होगा जिसे कहेंगे खिलाफत मूवमेंट। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में, दो लोग, दो हीरो आपको याद रखने। तो इधर इंग्लैंड, और इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में थे हम, इसको हम कहते हैं मातृदेश, और इसको हम कहते हैं उपनिवेश, कॉलोनिज्म। एक इंपीरियलिज्म, एक तो शब्द होता है साम्राज्यवाद, और एक होता है उपनिवेशवाद। कल मैंने आपको समाजवाद की छोटी सी परिभाषा बताई थी, इसके माध्यम से इनकी परिभाषा सिंपल सी एक लाइन में, अंदर नहीं जाए। साम्राज्य का मतलब है, सपोज करिए कि कोई विदेशी ताकत आपके क्षेत्र में आ रही है और आपके क्षेत्र पर अटैक करके उसका विलय अपने अंदर कर रही है और अपने कानून ही यहां लागू कर रही है, उसे कहेंगे साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद का सिंपल एक लाइन में समझिए, यदि कोई विदेशी ताकत आपके यहां आ रही है और छल से आपके क्षेत्रों पर अधिकार कर रही है, लेकिन शासन रूल्स आप वाले ही चलेंगे और चलाने वाले होंगे वो, तो उन्हें कहेंगे। और जिन पर अधिकार होगा उनको क्या कहेंगे? उपनिवेश। तो हम क्या थे?
उपनिवेशिक व्यवस्था के तहत क्या होगा कि इस देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जाएगा और इस देश के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग होगा किसके लिए? अब 1914 से 1918 तक भारत में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, वैक्यूम की स्थिति थी, खाली स्थान की स्थिति थी। तब ऐसी स्थिति में दो लोगों ने, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर जो आंदोलन शुरू किया उसे ही कहते हैं होम रूल आंदोलन। क्लियर? क्यों हुआ? इस वजह से। और इसी दौरान देखो गांधी जी इंडिया आते हैं। अभी मैंने बताया कि गांधी जी 1915 में इंडिया आएंगे और कौन से बंदरगाह पर उतरेंगे? अपोलो बंदरगाह पर उतरेंगे। अब गांधी जी जब अपोलो बंदरगाह पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि वहां से भारत की राजनीति में प्रवेश करेंगे और एक व्यक्ति से मिलेंगे जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज जो हैं थोड़े ठीक हैं, ठीक इन द सेंस कि गांधी जी को वहां इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में रहते हुए बोअर और जुलू पदक दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की थोड़ी बहुत हेल्प की थी। तो गांधी जी ने सोचा कि इंडिया आएंगे और अगर अंग्रेजों के सपोर्ट में रहेंगे तो अंग्रेज कुछ राजनीतिक अधिकार दे देंगे। गांधी जी की थ्योरी ये थी कि यदि आपका दुश्मन संकट में है तो उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। ये हमारे बाबा की थ्योरी थी। तो हमारा दुश्मन कौन और किस में था? संकट में था ना। तो जब गांधी जी कहते हैं कि हमारा दुश्मन जब संकट में हो तो उसको अटैक नहीं करो, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो गांधी जी ने भारतीयों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती हो जाओ। इसलिए गांधी जी को कहते हैं सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया। क्यों कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने इसलिए कहा कि गांधी जी को लगा कि कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, कुछ राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, केवल निराशा हाथ लगी। हाँ, अंग्रेजों ने गांधी जी को एक उपाधि जरूर दे दी, केसरे हिंद। केसरे हिंद। बोले साहब केसरे हिंद क्या है? तो 1878 के आसपास एक कानून आया था जिसे कहते हैं रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट। और इस रॉयल टाइटल एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और उन्हें टाइटल दिया गया केसरे हिंद। तो गांधी जी को यहाँ पर सेना में भर्ती करने के लिए कहा गया। जब लोगों को उन्होंने कहा तो उन्हें एक उपाधि दे दी गई जिसे कहते हैं केसरे हिंद। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये वैक्यूम था और इस वजह से ये आंदोलन चला। ठीक। अब होम रूल आंदोलन का प्रचार एनी बेसेंट ने किस न्यूज़पेपर के माध्यम से किया? पहले तो सेंटर याद करिए, पूना। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी होगी उस थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर भी मद्रास ही होगा। इतना सा आपको ध्यान रखना। तो एनी बेसेंट नई नई आई थी भारत में, मैंने दिखाया अभी आपको फोटो, नई नई आई थी। तो नई नई आई थी तो उनका न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया। याद रहेगा, नई नई आई थी। तो अच्छा, गांधी जी, आपको गांधी जी को देखते हो तो आपको कैसी छवि दिखाई पड़ती? जवान की बुजुर्ग? बुजुर्ग। देख ही लो, बहुत दिन हो गए होंगे नोट के अलावा देखे हुए। मिस्टर गांधी देखो साहब, ऐनक पकड़े लाठी लेके चलते थे। कैसे दिख रहे हैं? हंसते हुए देखो, हंसते हुए चेहरे को देखो आप। राष्ट्रपिता है हमारे देश के। बुजुर्ग दिख रहे हैं ना? बुजुर्ग जो दिख रहे हैं इनका न्यूज़पेपर जो था, याद रखिएगा। क्लियर? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। गांधी जी का न्यूज़पेपर यंग इंडिया और एनी बेसेंट न्यू इंडिया। एक और न्यूज़पेपर था इनका जो नाम है कॉमनवेल्थ। और इनके दो न्यूज़पेपर थे, एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी।
देखो गौर से, मराठा, कौन सी भाषा में दिख रहा है? हैं? कौन सी भाषा में दिख रहा है? तो मराठी कौन बोला? ये मराठी लिखा है, आई लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, डेक्कन स्टार लिखा हुआ है, संडे जनवरी 2 1881 लिखा हुआ है। कौन सी भाषा है? लिख दूं इंग्लिश? ये कौन सी भाषा में होंगे? ये तो इंग्लिश में होंगे। भगवान ने भेजा तो भेजा, वो आपकी प्रॉब्लम है साहब। अगला देखते हैं साहब। देख लेते हैं क्या होता है। मैंने क्या कहा? पढ़ो। ये हिंदी में है, केसरी हिंदी में दिख रहा है ना, बाकी तो पढ़ो आप। पढ़ समझ में नहीं आ रहा। मराठी, ठीक है, कौन सी भाषा में है? अब क्या हुआ? आंदोलन सही चल रहा था, अंग्रेजों को लगा कि ये गड़बड़ करेंगे, तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम है चेम्सफोर्ड। तो उन्होंने घोषणा की कि हम भारत में, यानी अंग्रेजों के हेड ने घोषणा की इस आंदोलन के चलते कि हम भारत में तुरंत ही एक प्रकार से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। आज के भारत में उत्तरदायी सरकार है? बिल्कुल है सर, जनता के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी। तो इन्होंने घोषणा करी कि हम भारत में उत्तरदायी, अंग्रेजों ने, कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कोई पता नहीं। जैसे ही एनी बेसेंट ने इस बात को सुना, इन्होंने अपना होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया। होम रूल का मतलब है कि जैसा शासन आपने इंग्लैंड में चला रखा है, सेम इंडिया में चला दीजिए, हम तो इतना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी इनको, एनी बेसेंट को, और इसी वजह से देखो अगले ही साल 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, अरे पूरा पढ़ो, वैलेंटाइन। बिना मतलब की चीजें पढ़, फोकस कहीं और रहता है। वैलेंटाइन 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक स्थान पर बाबर का, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आपके हिसाब से 14 फरवरी भगवान ही जाने, पार्कों में घूमते हैं कुछ लोग। ठीक है। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, जिसमें कहा गया कि भारत में अशांति के जन्मदाता हैं साहब, इन दोनों की वजह से। तो आर्य समाज जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे लाला लाजपत राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बंबई में, फिर आगे चलकर उसका मुख्यालय बनाया गया लाहौर। स्वामी जी कहते थे कि आप अपना बेस्ट दो,
आपको 10 गुना बेस्ट मिलेगा। इसलिए आप जो भी अध्यापक बने, मैं आपको ज्यादा पढ़ाया करो। कई बार मेरे पर ये इल्जाम रहा है कि आप ज्यादा पढ़ाते हो। तो ज्यादा पढ़ाने से क्या जाता है, 40 घंटे की क्लास कितने में हो जाएगी, 42 घंटे। मेरा तो फायदा होगा ही, लेकिन साथ में आपका भी फायदा होगा और ताउम्र याद रहेंगे। नहीं तो अदरवाइज एक इल्जाम लगता है कि सर लास्ट में चलते चलते घास काट दी गई। यही तो कहते हैं कि शुरू शुरू में तो देसी घी खिलाया और लास्ट में एकदम डालडे पर लाकर छोड़ दिया। डालडा एक ऐसा प्रोडक्ट था जो इंडिया में बहुत चलता था, अब बिल्कुल देखो किसी भी घर में नहीं है। तो याद रखिएगा, वैलेंटाइन शिरोल ने 2 लोगों को कहा, एक तो तिलक और आर्य समाज। अब जब तिलक को यह बात पता चली तो तिलक इन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए चले गए। इसी वजह से तिलक का होम रूल आंदोलन स्थगित हो गया। और एनी बिसेंट ने होम रूल आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। यहां पर अब होम रूल आंदोलन स्थगित। अब एंट्री होगी मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की। तो हेडिंग डाल रखा है, लिखिए पहला, लिखिए होम रूल शब्द पहले लिखिए, बात करेंगे फिर। होम रूल शब्द से तात्पर्य है, होम रूल शब्द से तात्पर्य है घर का शासन। घर का शासन। आयरलैंड में रेडमोंड रेडमोंड के द्वारा सर्वप्रथम होम रूल लीग की होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारत में जब भारत में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी गतिविधियां राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी गतिविधियां नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, तब बाल गंगाधर तिलक तब बाल गंगाधर तिलक व एनी बिसेंट के द्वारा बाल गंगाधर तिलक व एनी बिसेंट के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया। हेडिंग डालिए छोटा सा, तिलक का होम रूल लीग तिलक का होम रूल लीग
लिखिएगा तिलक के द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। तथा सचिव एनसी केलकर थे। तिलक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, एक्सेप्ट बॉम्बे, तिलक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र ब्रैकेट में बंबई को छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार व मध्य प्रांत में होम रूल लीग का प्रचार किया। तिलक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र ब्रैकेट में बंबई को छोड़कर बरार व मध्य प्रांत में होम रूल लीग का प्रचार किया। कौन सा एरिया छोड़ा है? बॉम्बे। विशेष रूप से ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा सबसे पहला ऑप्शन की तिलक का एरिया कौन सा था? बॉम्बे। कौन सा नहीं था ये भी दे सकता है, तो कर्नाटक, पूना तो हेड ऑफिस हो गया, ठीक है। फिर बरार भी है, कौन सा नहीं है? बॉम्बे नहीं है। लिखिएगा तिलक ने मराठा व केसरी समाचार पत्रों का के माध्यम से प्रचार किया। अब लिखिए तिलक ने मराठा, कौन सी भाषा? ब्रैकेट में लिख लीजिए, तिलक ने मराठा ब्रैकेट में अंग्रेजी भाषा व केसरी ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा? मराठी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से, ब्रैकेट बंद, नामक समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल का प्रचार किया। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। अतः तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर
मुकदमा करने हेतु, मुकदमा करने हेतु इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब हेडिंग डाल लीजिए, एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल लीग नेक्स्ट। देखो साहब, लिखिए, सितंबर 1916 में सितंबर 1916 में मद्रास के आड़यार नामक स्थान पर मद्रास के आड़यार नामक स्थान पर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। सुब्रमण्यम अय्यर, तेज बहादुर सप्रू व मोतीलाल नेहरू सुब्रमण्यम अय्यर, तेज बहादुर सप्रू व मोतीलाल नेहरू इस होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवील नामक समाचार पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवील नामक समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। हेडिंग डाल लीजिए, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917। तिलक ने क्यों रोक लिया?
क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल ने उनको क्या कहा, भारतीय शांति का जन्मदाता। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आ रहा है, 20 अगस्त। मॉन्टेग्यू कौन, भारत सचिव। कैसे पता चला, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो जो पहले आता है उसको हम क्या कह रहे हैं, भारत सचिव। लिखिएगा, भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा, भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा यह घोषणा की गई कि, यह घोषणा की गई कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। परंतु यह नहीं बताया गया कि, परंतु यह नहीं बताया गया कि इस व्यवस्था को कब लागू किया जाएगा। परंतु यह नहीं बताया गया कि इस व्यवस्था को कब लागू किया जाएगा। उदारवादियों ने, उदारवादी गरम दल या नरम दल, नरम दल। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के लिए मैग्ना कार्टा, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के लिए मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया। इस घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? 1211 के आसपास इंग्लैंड की जनता को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए। तो जो राजनीतिक अधिकार दिए गए उसे क्या नाम दिया गया, मैग्ना कार्टा। तिलक इस घोषणा पत्र का स्वागत करेंगे कि विरोध करेंगे? विरोध करें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, गांधी युग, गांधी इरा। गांधी का शाब्दिक अर्थ है पंसारी। पंसारी। जन्म ऑनलाइन में जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्लास के बाद आपको सबको जवाब मिल जाएगा। तो
पढ़िए बस। आपको पता है अपन यूट्यूब पर भी हैं, इस लाइव हूं मैं, वैसे तो जिंदा हूं ही, लेकिन लाइव पर हूं। तो जितने भी लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग। जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पढ़ाते समय फिर मैं खो जाऊंगा, इधर जवाब दिया फिर इधर, तो इसलिए पढ़िए और सबको जवाब मिलेगा। जो भी आपके प्रश्न है हमारी टीम आपको जवाब देती रहेगी और मैं भी जवाब दे दूंगा। और जिसको मुझसे बात करनी है नंबर आपको हमारी टीम दे देगी, उन नंबर पर आप कॉल करिएगा, तब हम बात करेंगे। जन्म कहाँ हुआ? अरे भारत में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नाम। पापा का नाम करमचंद गांधी। लिखते बोर्ड पर, जब भी अच्छी राइटिंग में लिखूं तब लिखना। मम्मी का नाम, मम्मी का नाम, वाह। एक डायलॉग भी फेमस हुआ था उस पिक्चर का। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप महान हैं। कितने बेटे थे? 4। 1 2 3 4। नाम बताओ चारों के। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पांचवें पुत्र की संज्ञा, संज्ञा दे रहा हूं, ध्यान रखना। जमनालाल। राजस्थान आते ही तो आपका जो है ना नेटवर्क सिस्टम इतना जोरदार हो जाता है और इंडिया लेवल पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। निजी सचिव महादेव देसाई। महादेव देसाई। एटीन 93 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस। अभी लिख लीजिए, सारी चर्चा करेंगे अभी हम। नटाल कांग्रेस की स्थापना की। फिर डरबन में फिनिक्स फर्म या आश्रम की स्थापना की। 1904
1906 दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया। उन्नीस सौ 10 जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। उतार लिया। गांधी जी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इनको पता ना आपको? शुरू करें? उतार लिया सबने? बोर्ड पर देखिए। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की एंट्री होगी 1915 में। 9 जनवरी 1915 के आसपास बंबई के अपोलो नामक बंदरगाह पर लौटते हैं। पहले थोड़ी सी कहानी से सुनते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हो गया। गांधी का शाब्दिक अर्थ होता है पंसारी। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम, ऊपर से देख रहे होंगे ना तो एक एक को आशीर्वाद दे रहे होंगे, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो शाब्दिक अर्थ पंसारी। पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, पहले क्या आज भी कई जगहों पर है कि बाल विवाह हो जाता था। ध्यान रखिए, छोटी उम्र में शादी होती है तो शादी का अर्थ समझ में नहीं आता। आज भी भारत में जब शादी होती है तो एक एज होती है 18-19 और दूसरे की एज होती है 21-22। तो इस समय ये दोनों का खाली होता है, तो 2-3 साल तो लड़ने भिड़ने में ही खत्म हो जाता है। फिर जब परिपक्वता आती है तो 5-6 साल बाद और 30 साल तक आते आते जो दोनों हैं वो बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए उल्टा हो कि फीमेल मैच्योर आ जाए और मेल अनमैच्योर आ जाए तो फिर संकट आएगा। ये इसकी बात सुनेगा ही नहीं। और ऐसा भी हो जाए कि मेल मैच्योर आ जाए और ये, तो फिर ये बात नहीं सुन। इसलिए देखना गड़बड़ नहीं करते हमारे हिंदुस्तान में, टाइम पर ही कार्यक्रम को निपटा दिया जाता है। तो निपटा दिया गया साहब।
बैरिस्टर बने। बैरिस्टर का मतलब इतना सा समझिए कि यहाँ पर वकील कहते हैं, इंग्लैंड में बैरिस्टर कहते हैं। तो बैरिस्टर बने, वापस इंडिया आए। इंडिया आए तो प्रैक्टिस करने लग गए। कोई काम वाम दे नहीं रहा था, जैसा कि पिक्चर में देखा होगा आपने, कई बार दिखाया भी मुन्ना भाई एमबीबीएस में। एक गांधी नहीं दिखाया, लेकिन एक लड़का दिखाया है जो टिफिन खोल के खाना खाता रहता है और सब उसको पीट पाट के चले जाते। तो गांधी जी की स्थिति यही थी कि इनको काम नहीं मिल रहा था और ये इतना अच्छा लिखते थे कि ये जो लिखते थे ये इनको खुद को समझ नहीं आता। जज साहब को अपनी बात ढंग से, देखो गांधी, आप गलत इसको वैसे समझिए कि देखिए लाइफ का स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होता है, और आज गांधी को पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड जानता है। वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस से ये नहीं मिलती थी, सत्य अहिंसा की बात करते थे। तभी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए ऑफर आया कि बोले साहब काम वाम तो कुछ है नहीं आपके पास, अगर आप चाहें तो आपको हम साउथ अफ्रीका भेजते हैं। तो साउथ अफ्रीका गए तो इनके पास अच्छी यात्रा का टिकट था। पिट्सबर्ग नामक एक रेलवे स्टेशन पर इनके साथ गलत बात हो जाती है, इनका सामान वामान दिल पे लगी। दिल पे 2 बार लगती है, या तो कोई छोड़ के चला जाए या फिर कोई धक्का दे दे। तो गांधी जी को ये बात दिल पर लगी और वहां गए तो फिर बग्घी में बैठ कर गए। तो गांधी जी ने कहा बग्घी की मैं अंदर बैठूंगा। तो गोरे लोग जो थे गांधी जी को बग्घी से बाहर निकालकर बग्घी चलाने वाले के बगल में बैठा देते हैं साहब। अब अंदर से एक गोरा आके कुछ धूम्रपान करना चाहता है तो गांधी जी को कहते हैं कि आप पैर में बैठो। घोड़ा गाड़ी होती ना, तो घोड़ा गाड़ी खींचते तो उसके पांव नीचे बैठ जाओ। गांधी जी ने कहा बेइज्जती की इंतहा हो रही है साहब। बोले मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। तो सुझा दिया, लेकिन मिस्टर गांधी ने कोई रिवर्ट नहीं दिया। मतलब खाई, पहले तो दिल पे खाई, पहले तो आंतरिक चोट खाई और फिर बाहरी चोट खाई। मजबूत होते जा रहे हैं, जैसे तैसे अपना सामान उठाया और चले। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को कहा जाता था कूली ऑब्लिक सामी, और हमेशा एक आईडी कार्ड जेब में लेकर चलना पड़ता था। तो गांधी जी को लगा कि यार ये बात तो ठीक नहीं है। दूसरा, साउथ अफ्रीका में जो भी इंडियंस रहते थे ना, जो शादीशुदा थे और उनकी शादी वहां नहीं हुई थी और उन्होंने वहां से मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो ऐसी स्थिति में वहां की अंग्रेजी सरकार ने कहा कि आपकी शादी मान्य नहीं है। मैंने अभी कहा आपको शादी के बारे में बताया। अब मान लो यहां मैं शादी करके जा रहा हूं, मेरी पत्नी के साथ जा रहा हूं और अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका में कानून की ये आपकी पत्नी नहीं है। तो अधिकतर इंडियन तो खुश हो जाएंगे, बोल बहुत बढ़िया साहब, हम तो चाहते ही यही है कि पीछा छूटा। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई और सबसे पहले गांधी जी ने वहां पर नटाल कांग्रेस की स्थापना कर। आरएस वालों के लिए तो सिर्फ इतना है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आपसे सन पूछ सकता है, ध्यान रखना। 1893 में आपको 3 चीजें याद रखने की जरूरत है। एक, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र गए और नरेंद्र ने वहां पर अमेरिका के भाइयों और बहनों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो वो लोग चौंक गए, बोले पहली बार कोई भाई बहन, हमारे यहाँ तो भाई बहन ही कहा जाता है साहब, हम समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है एक को छोड़कर। मन में तो ये फीलिंग रखते ही थे साहब, क्या पता सबको ही बहन बना रहे हैं, सबको ही भाई बना रहे हैं। तो फिर तो उन्होंने कहा तो लोगों को लगा। फिर उनको मुश्किल से कुछ समय दिया गया था भाषण देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो
लोगों की डिमांड बढ़ती गई और नेक्स्ट दिन अमेरिका के समाचार पत्रों में लिखा हुआ आया कि हमने, यानी कि यूरोपियंस ने, यानी अंग्रेजों ने भारत में अपने ईसाई मिशनरीज भेज के सबसे बड़ी गलती की। तो मजाक उड़ाया था उनका। 15-20 दिन वहां रहे थे विवेकानंद जी, तो उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। तो विवेकानंद जी ने वहां जवाब भी दिया कि आपके यहाँ है ना, टेलर आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है कि अच्छे कपड़े सिले हैं कि नहीं। हमारे यहाँ हमारी एजुकेशन हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है, दोनों में फर्क है। हमारे यहाँ आप ये मानिए कि हमारे यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शर्ट बाहर आ जाए, हमारे यहाँ ये फर्क पड़ता है कि आपके समझ में कितना आ रहा है। लेकिन वहां पर कईयों को हम देखते हैं कि टाई वाई लगा के और सूट बूट पहन के अपने आप को समझते हैं कि people skill and people have selling skill. If you have two skill, then you go for success. Without success, you can't do anything in your life. बहुत बढ़िया साहब। और एयरपोर्ट पे जाएंगे तो या क्योंकि एयर होस्टेस की जो अंग्रेजी होती है ना, खतरनाक होती है। तो मैं पहली बार मैं भी गया तो मैं भी या ही कर रहा था, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रही। और अच्छा स्पीड में बोलते हैं। फिर मैंने भारत सरकार से वार्ता की, मैंने कहा साहब ये गलत बात है, हिंदी में भी बुलवाइए इनको। तब जाके बताते हैं कि विमान के अंदर 2 द्वार आगे हैं, 2 द्वार पीछे, और ऊपर प्लेन में बैठने के बाद ये है ना, ये कहता है बस हो गया और आ जा। और जब तक हवा में रहता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये स्थिति रहे। धक धक करता था। अब आप मजाक, जो बैठे हैं वो जानते हैं, जो नहीं बैठे हैं वो जान के देख लेना। स्थिति ये होगी 700 किलोमीटर पर ऐसे 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 ऐसे, तो बोले वापस उतरेंगे, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी पे मैं प्लेन क्रैश का एक प्रोग्राम आता है, वो मैं बहुत देखता हूँ। 700 किलोमीटर की स्पीड से चलता हुआ प्लेन सीधे समुद्र में, 255 पैसेंजर बैठे, एक का नाखून भी नहीं मिलता है। ऐसे एक काठमांडू में हुआ था। काठमांडू जो है पूरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो एक हल्की सी गलती हुई थी को पायलट से। 2 होते हैं, एक पायलट और एक को पायलट। अक्षांश और देशांतर पढ़ने में एक गलती हुई थी, जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं। उसकी वजह से रनवे पर आने की बजाय सीधे पहाड़ में टकराया। एक भी, इसलिए ध्यान रखना, बैठना तो ये सोचकर बैठना कि या तो प्रभु मिलेंगे या फिर धरती पर आएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हल्का सा कोई पंछी टकरा जाए, कुछ भी, रनवे पर ही फिसल जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो शिकागो में विवेकानंद, एनी बिसेंट इसी समय इंडिया आई थी, ध्यान रखना। और गांधी जी कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893। एक से 3-4 चीजों को जोड़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। मैंने कहा कि काले लोगों को कहा जाता था कुली या सामी। मैंने कहा कि आपकी शादी को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग अपना ग्रुप बनाएंगे। बोर्ड पर देखते रहिए, सोइए मत। ये लोग अपना ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाकर शहर के बाहर एक साथ रहेंगे, उसको कहेंगे या फर्म। क्योंकि अब आप किसी दूसरे देश में गए हो और दूसरे देश में दूसरी सरकार है, तो आपको कल मैंने बताया था एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक, तो आप एक साथ रहोगे तो यूनिटी रहेगी साहब। तो डरबन में फिनिक्स फॉर्म। इनका एक, गांधी जी का एक जर्मन दोस्त था कॉल्सबर्ग करके, उसकी सहायता से खोला। और देखो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया सबसे पहले। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सत्याग्रह कहां किया? दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। दूसरी भाषा में कहें तो स्वयं को कष्ट देकर विरोधी की आत्मा में परिवर्तन करना कहलाता है सत्याग्रह। इसको थोड़ा सा और आप लोगों को बता देता हूं। सत्याग्रह, गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इनकी पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट का मतलब है
कि जो संसाधन है, जो धनराशि है, जो आर्थिक स्थिति है, समाज के निम्न वर्ग तक भी पहुंचे, अनटू द लास्ट। निम्न वर्ग कौन? श्रमिक और किसान। सारा पैसा तो वो लोग लेते हैं। तो यहां पर गांधी जी की थ्योरी आपको दिखाई देगी। ईश्वर को प्राप्त करना है तो उन्होंने कहा रास्ता अपनाना पड़ेगा अहिंसा। गांधी जी हिंसा नहीं करते। गांधी जी का मानना है कि यदि आपकी बात, मान लीजिए आपने कोई प्रोटेस्ट किया और लंबे समय तक आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो आपको समझौता करना चाहिए। ध्यान रखना। इसलिए गांधी जी बीच बीच में आते हैं, समझौता करते हैं और चले जाए। गांधी जी का मानना था कि किसी भी मूवमेंट को आप ज्यादा समय तक ना चलाएं। अगर ज्यादा समय तक चलाएंगे तो मूवमेंट में आपको, मैं ये कह रहा हूं कि कल सुबह आप सबको 10 बजे प्रोटेस्ट करना है, तो एक दिन तो सब आएंगे, दूसरे दिन भी रहेंगे, और तीसरे दिन धीरे 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 संख्या कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी के जो प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति थे वो 2 लोग थे, फार्मर्स और लेबर। डेली वेजेस पे काम चल रहा है साहब। भाई आंदोलन करने से पहले आजीविका भी तो करनी है। अब लंबे समय तक अगर ये आंदोलन करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? इसलिए गांधी जी बीच बीच में आंदोलन का स्थगन करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि ये लोग अगर साथ नहीं देंगे तो बड़े लोगों का साथ का क्या होगा? बोले क्यों ऐसा? सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मास, अगर संख्या के स्तर पर देखें तो आपको यही देखने को मिलेगा। सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह एक प्रकार का टूल है, साधन है। बोले क्या प्राप्त करना है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है? साध्य है। आप सबका साधन क्या है? क्लास में बैठ के पढ़ना। और साध्य क्या है? कि साहब कोई जॉब मिल जाए जिसकी तैयारी के लिए हम यहां बैठे। तो टूल सत्याग्रह और ऑब्जेक्ट स्वतंत्रता। अब इसमें देखें तो सत्याग्रह में क्या क्या चीजें गांधी जी अपनाते हैं। पहली चीज, गांधी जी कहेंगे नॉन कॉपरेट, और इसके आगे लगा देंगे मूवमेंट। हम अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों में उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनका कॉपरेशन नहीं करेंगे। रॉलेट एक्ट। फिर सविनय, सिविल डिसओबीडेंस, सविनय अवज्ञा। फिर इसके आगे लगा देते हैं गांधी जी आंदोलन। मैं विनय पूर्वक, गांधी जी कह रहे हैं अंग्रेजी सरकार को कि आपने जो हम पर है ना ये कहा कि तटवर्ती इलाकों में नमक नहीं बनाओगे। अंग्रेज जो थे ये जानते थे कि भारतीय मर जाएगा बिना नमक के, हमें तो ऊपर से भी नमक की आदत है। तो इस बात को उन्होंने समझ लिया कि बिना नमक के भारतीय रह ही नहीं सकता। अब वो लोग तो सूप से ही खाना खा लेते हैं, हमारे यहां तो सूप स्टार्टर है साहब। भारतीय तो स्टार्ट करता है, बोले सूप ला, और 1 के 2 लाना। बोले क्या खा लिया? अरे ये तो हमारा स्टार्ट, इसको हमने थोड़ा हल्का किया है जिससे कि ज्यादा अंदर भोजन जाएगा। अंग्रेज सूप से ही। और भारतीय को ज्यादा दिमाग नहीं लगता, काटा छुरी बोला हटा। आस पड़ोस देखा, कोई रेस्टोरेंट में देखना आप, जब कोई अपने जैसा पहुंचेगा ना मिडिल क्लास, जिसको कांटा छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, तो आसपास देखता है, बोले कोई है नहीं है, बोला हटा, आजा भाई, पैसे दिए हैं प्रभु, तेरे को क्या है? आप जैसे किसी 5 स्टार होटल वगैरह में जाओगे तो वहां बहुत सोफिस्टिकेटेड, सभ्य तरीके से कांटा छुरी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है जहां कोई ना हो, और फिर हाथ, क्योंकि अब आप बताओ, अब वो 3 वाला 4 वाला जो ऐसे नोक वाला कभी घर में ही यूज नहीं लिया। हम तो मतीरा भी ऐसे लेते हैं, अब उस मतीरे को कांटे वाले चम्मच से खाने में फीलिंग नहीं आती। हमें तो चाहिए हमारा हाथ। साउथ में तो यहां तक चलता है मामला। हाँ, और वो
गोला बना बना के चावल का ऐसे रखेंगे, फिर एक गोला ढप। अपन क्या करते हैं, हाँ खाते भी है तो थोड़ा सा रोटी लेंगे, फिर दाल, फिर अच्छा कुछ लोग तो पता है कैसे खाते हैं, कईयों को मैंने खाते हुए देखा, इतना सा तोड़ेंगे। अब गया क्या, हमारे तो ऐसे वीर हैं जो एक एक चपाती को 2 बार में निपटा देते हैं। आधा लिया, लपेटा, देखा होगा आपने गांव। और कुछ तो ऐसे हैं, एक चपाती तो मुझे लगता है अंदर। तो नमक बनाने संबंधी कानून का विरोध करेंगे गांधी जी यहां पर। फिर हड़ताल, फिर हिजरत। हिजरत का मतलब है, पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना जाते हैं, तो आपको बताया था कि मैंने इसको कहा है हिजरत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो गांधी जी ने कहा कि जब एक स्थान पर आप मूवमेंट कर रहे हैं और आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो आपको वो स्थान छोड़ देना चाहिए। लास्ट, उपवास। ये तो हिंदुस्तान में खतरनाक है सर। अब जैसे हमारी फैमिलीज वगैरह में कहते हैं, सुनो जी कल मेरा व्रत है, बोला अच्छा, तो 1 किलो केला, 1 किलो सेब, 1 किलो नारंगी लेते हैं। फिर दिन भर से सुबह से ही मैडम बोला शाम 4 बज गए, आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं साहब। अब खा, अच्छा आप व्रत तो आप अब तोड़ेंगे, तो सुबह से क्या कर रहे थे? देखो आप गौर से, जबकि मुस्लिम धर्म में रोजा रखते हैं तो वो यहाँ का पानी भी नीचे नहीं जाए। हमारे क्या है, उल्टा है। हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आपको इसको एक दिन आराम देना चाहिए। एक टाइम भोजन करते हैं तो लगभग 15 से 16 घंटे लगते हैं उसको ढंग से पचने में। अब आपने तो इसको क्या बना रखा है, गोदाम, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था ना, सुबह सुबह इतना लेते हैं, लेके आए होंगे, और दिन में और रात में तो बोले आने दो साहब। और जिस बेड पर है, जबकि होना उल्टा चाहिए, सुबह सुबह इतना, और रात को कोशिश करें कि बिल्कुल ही ना। कम खाओगे ज्यादा दिनों तक पृथ्वी पर रहोगे, ज्यादा खाओगे जल्दी बुलावा आएगा। मैंने आपको वैसे आशीर्वाद दे रखा है 200 सालों का, कि भगवान करे आप सब इस पृथ्वी पर 200 वर्षों तक रहे। और टीचर का आशीर्वाद लग जाता है, मान लो कभी मिल जाए कोई आपस में, बोले कब मिले थे यार, 2024 में मिले थे, 100 4024 तक अपन जिंदा है, बोले वो मास्टर ने आशीर्वाद दिया था भाई कि तुम पृथ्वी पर ही रहोगे। उपवास का मतलब है कि भोजन ना करना, अपने शरीर को रेस्ट देना। और गांधी जी देख लो आप, तो 4-5 चीजें, असहयोग, सविनय, हड़ताल, हिजरत और उपवास। ठीक। दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया, भारत में पहला सफल सत्याग्रह करेंगे चंपारण। चंपारण में एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, अभी बात करेंगे। जोहान्सबर्ग में एक आश्रम बनाया, और हमारे यहाँ 1915 के आसपास साबरमती में आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के पास वो करने वाले हैं। तो पैराग्राफ में लिखिएगा। अच्छा पहले कुछ गांधी जी के समाचार पत्र, ऐसे लिखिए गांधी जी के समाचार पत्र। नंबर 1, इंडियन ओपिनियन। संपादक मनसुख लाल नाजर। दूसरा, द ग्रीन पंपलेट। तीसरा, जवान थे गांधी जी, यंग इंडिया। और चौथा, हरिजन।
अनासक्ति योग सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। सप्त महाव्रत, जैन धर्म सुना है आप? अणुव्रत और महाव्रत। जैन बना है जिन धातु से, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। जैनों में तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान के माध्यम से आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार कराए। तो 24वें जैन तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। और जैन धर्म में पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। चोरी इन द सेंस कि आप किसी व्यक्ति से उसकी वस्तु बिना पूछे, यानी अपने सहयोगी से उसका पेन लेते हैं ना बिना पूछे, वो भी चोरी है जैन धर्म के अनुसार। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करना, सुबह सुबह, दोपहर। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और लास्ट में है ब्रह्मचर्य। ठीक। तो गांधी जी को जैन दर्शन और जैन दर्शन में एक आप सल्लेखना। सल्लेखना का मतलब होता है सत का लेखा जोखा। आपने जो भी काम किया ना, कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। कैमरे, यहाँ के कैमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में जो आप कर रहे हो, ऊपर एक कैमरा और लगा हुआ, जो रिपोर्ट बन रही है आपका, रोज डेटा उसमें एंट्री हो रही है। और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि हाँ साहब मेरा डेटा ये गड़बड़ हुआ, तो ऊपर वाला आपको प्लस और माइनस दोनों करके लास्ट में बैलेंस शीट दे देगा कि देख 3 दिन के लिए तेरे को टिकट गया स्वर्ग का, अब 3 दिन तो आराम से स्वर्ग का आनंद ले। बोले सर मैंने तो इतने पुण्य किए थे। बोले बस हमारे हिसाब में आज तक गड़बड़ी नहीं हुई। बड़े बड़े लोग आए, गांधी जैसे लोग आए, हमने उनका भी हिसाब किया, नेहरू जी जैसे आए, तो आप क्या हो? हमारा हिसाब बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। जिस प्रकार ईवीएम में कोई गड़बड़ आज आया पत्रिका में कि भास्कर में कि ईवीएम कह रहा देखा मेरे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे आप। अब जनता को लोग हाँ ईवीएम, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है। अब लोग इल्जाम लगाने वाले तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला लिखिए, एक तरफ गांधी जी के उपनाम, गांधी जी के उपनाम, दूसरी तरफ लिखेंगे उपनाम देने वाले व्यक्ति। महात्मा, महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। बापू, जवाहरलाल नेहरू। मलंग बाबा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों के द्वारा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। फिर अर्धनंगा फकीर, फ्रैंक मॉरेंस।
फिर देशद्रोही फकीर, फिर राष्ट्रपिता, कभी नहीं पूछेगा, आपको जो आता है वहां से कभी सवाल नहीं आता है। आपके हिसाब से तो ऐसा सवाल आए कि भारत कब आजाद हुआ, 1945, 1946, 1947 और 19 ऐसे सवाल आ जाए तो आप तो सारे करके आ जाओगे। वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंट बेटन। देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा की उपाधि दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कल मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। दूसरा, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। बापू जवाहरलाल नेहरू के। मलंग बाबा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का मतलब है ये वाला बेल्ट, यहाँ है बलूचिस्तान, यहाँ है सिंध, ये मुल्तान और पंजाब वाला एरिया है। तो इस बेल्ट को कहते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ के लोगों ने गांधी जी को कहा मलंग बाबा। अर्धनंगा फकीर, मैंने कल बताया था आपको कि गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931 और 1932। कितने मेंबर थे गोलमेज सम्मेलन में? दो का पहाड़ा बोलो। दो एकम, दो दुनी, दो तिया, दो, चार और छह, टोटल कितने हुए? 246। कितने मेंबर हुए भाई? पहले हमने कहा दो का पहाड़ा बोलो, दो एकम, दो दुनी, दो तिया, नंबर ऑफ। कब कब बताया आपने? 1930, 1900 और 1900। पहले गोलमेज सम्मेलन में नंबर ऑफ 89। 89 भी देखो साफ साफ दिख रहा है, 8 9, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। दूसरे में देखो 111, कितने बच गए? अरे इसमें से ये दोनों जोड़ के घटाओ, कितने बच गए? बस तो लिख दिया ना ये ना। शब्दों का खेल है, तारे जमी पर। मैंने क्या कहा था? मैथ्स। मैंने कहा दो का पहाड़ा बोलो, दो एकम, दो दूनी, दो तिया। अब आप ऐसे बोलोगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कुल सदस्य थे 246। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 89, दूसरे में लिया 111 और तीसरे में लिया 46। इसको क्यों इतना परेशान करते हो? 89 और 111 कितने हुए? पक्का 200 हुए ना?
और 200 को 246 में से घटाए तो फिर बोलूंगा वही डायलॉग, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में फिर वही बात, आप खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। है गांधी जी को दिखा तो दूं आपको, कल मैंने बताया था कि वो ऐसे ही चले गए, ज्यादा कपड़े वपड़े भी लेकर नहीं गए। दिख रहे हैं क्या कहीं? देखो, ये देखो आप, बाकी सब कोट सूट वूट वगैरह में होंगे, ये अपने देखो राउंड टेबल, तो आरटीसी कहेंगे, गोल मेज सम्मेलन। तो गोल मेज सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी गए तो उन्हें कहा गया अर्धनंगा फकीर, फिर कहा गया देशद्रोही फकीर, और फिर सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत जो अगर शायद जीवित रहते तो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। और कहते हैं कि प्लेन क्रैश में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने ब्रिगेड बनाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, ऐसे नहीं कहा था, बकायदा लोगों ने अपने खून से सिग्नेचर किए थे। तो बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, बकायदा ब्लड से सिग्नेचर किए कि हाँ सुभाष जी हम आपके साथ हैं। तो हम पढ़ते रहते तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें। इसका मतलब हुआ कि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार है, तब तो आइए आजाद हिंद फौज, अदरवाइज नहीं। इसलिए कहा जाता है। तो पैराग्राफ में लिखिए 2 लाइन। 1893 में 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने हेतु 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 22 वर्ष बाद 1915 में बंबई के अपोलो बंदरगाह पर लौटे। स्टॉप। अब मेरी दूसरी क्लास होगी, इस वजह से इसको हम अभी रोकेंगे। एक मैसेज आया, बीइंग ह्यूमन, तो मैसेज में पढ़ के सुनाता हूं आपको। सर, आपको 2 साल के बाद देखकर दिल हरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।